अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच उम्मे यहिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, डॉक्टर जूबियाज वर्चुअल बुक कैफे, जिसके 15 सेशंस पहले हो चुके हैं और अभी ये हमारा 16th सेशन है। वन ऑफ माय फेवरेट बुक पे द होल ब्रेन चाइल्ड। और जब आपने कहा कि आप इस पे समरी करेंगी तो मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई कि पता नहीं ये उस तरीके से डिलीवर कर पाएंगी या नहीं। लेकिन पिछला सेशन जो मैंने खुद बाद में रिकॉर्डिंग देखी तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त था। माओ की फीडबैक भी बहुत अच्छी मिली। थैंक यू सो मच उम्मे यहिया कि इतनी जबरदस्त बुक को यहाँ लाने के लिए और उसको इतने अमेजिंग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए कि जो वो जैसे आपने कहा कि देसी तड़के के साथ, जो कि इतने जबरदस्त थे और इतना आसान था हमारी मदर्स के लिए समझने के लिए। तो तमाम जो प्यारी-प्यारी सी मदर्स हैं, स्वीट, क्यूट मदर्स, उन सबको खुशामदीद, उन सबको वेलकम। थैंक यू सो मच अपने लिए टाइम निकालने का। क्योंकि हमारे यहाँ मदर्स को एक ही चीज़ होती है कि एक तो वो खुद पे पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही होती और टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रही होती और फिर चाह ये रही होती है कि रिजल्ट्स तो हमें बहुत अच्छे मिले, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारे बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छे से हो जाए। जबकि इस असूल को ज़हन में रखिए कि हमें अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। आपके पैसे बचाने के लिए हम तो यही कर सकते हैं ना कि पेड कोर्सेज़ के साथ-साथ आपके लिए लेकर आएँ बिल्कुल फ्री कोर्सेज़। देखिए जो 15 पहले कोर्सेज़ हुए हैं, बुक्स जो पहले 15 बुक थी जिनके ऊपर हमने समरी की है, वो आपको शाज़िया मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप प्लेलिस्ट में जाएँगी और उस प्लेलिस्ट में वर्चुअल बुक कैफ़े है। वहाँ पर जाके आपको पिछले जो 15th सेशन है, वो भी मिल जाएँगे और उम्मे यहिया का आज का जो पिछला सेशन है, वो तो मैंने हर ग्रुप में भी शेयर किया है और अपने स्टेटस पे भी लगाया है। तो थैंक यू सो मच मदर्स, जो अभी ऑनलाइन है हमारे साथ और जो इंशाअल्लाह ताला इसे ऑफलाइन देखेंगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मे यहिया, मैं चाहूँगी कि बगैर हम टाइम वेस्ट किए आपकी बेहतरीन सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुनना स्टार्ट करें। तो सारी माएँ अपने पास नोटबुक ले आएँ, पेंसिल ले आएँ या फिर पानी का ग्लास रख लें अपने पास, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो 80 टू 83% वाटर से जो है ना वो बना है और चलता है। तो अगर ये ना हो कि आप कहें कि मैम हमारा तो ब्रेन का पानी ही कम हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रही तो अपने साथ एक पानी का ग्लास भी रख लीजिए। और उम्मीद है कि आप बहुत ही धीमे लहजे में बड़ी खूबसूरत बात करती हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग में बात करती हैं, जो कि जिसे समझना आसान होता है। तो तैयार हैं आप सब लोग? मैं तो मतलब ईगरली आई एम वेटिंग। और जी उम्मीद यहिया, इट्स नाउ ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आप सबको द होल ब्रेन चाइल्ड के दूसरे सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहला सेशन जो है वो लिया होगा या एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। अगर नहीं तो आप इसको कोशिश कीजिए कि इंशाल्लाह आज सुन लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी सेशन है। आज के सेशन में इंशाल्लाह हमें बहुत सारी टू डू लिस्ट मिलने वाली है। पहला सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसमें बहुत सारी चीज़ों की बेसिक समझाई गई थी। और आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। और इंशाल्लाह आप आज हम उन 12 स्ट्रेटेजीज में से पहली 2 स्ट्रेटेजीज भी पढ़ेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करनी है एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सेशन का आगाज करूं, जैसे कि डॉक्टर जुलिया नौरीन ने बात की कि हम थैंक यू सो मच कि आप सबने अपने लिए वक्त निकाला। तो आज जो मैंने एक पहली बात लिखी थी अपने सेशन में, वो इसी से रिलेटेड मैंने लिखी थी। मैं उसको स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेरेंटिंग क्या है। हमसे अगर कोई ये सवाल पूछे कि अच्छी पेरेंटिंग क्या है, तो गुड पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट हु योर किड्स बिकम। अच्छी पेरेंटिंग हमें हमारे बच्चे नहीं बताएंगे,
या उसका मयार हमारे बच्चे नहीं है कि हम अच्छे पेरेंट हैं या नहीं। इट्स अबाउट हु यू बिकम इन द प्रोसेस। गुड पेरेंट आप हैं, तो गुड पेरेंट आपको बनना है। ये आपका बच्चा डिटरमाइन नहीं करेगा, ना ही ये बच्चे के कोई रिश्तेदार डिटरमाइन करेंगे कि आप अच्छे पेरेंट हैं या नहीं, या हमारे बच्चे के टीचर्स डिटरमाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारा करेक्टर डिटरमाइन करेगा। हमारा अखलाक, हमारा किरदार, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई एक पेरेंट बनने के बाद, ये बताएगा कि हम अच्छे पेरेंट हैं या नहीं हैं। गुड पेरेंटिंग इज अबाउट माई एक्शंस एंड माई रिएक्शंस। मेरे क्या एक्शंस हैं, मैं किस तरह रिएक्ट करती हूँ अपने बच्चे की फ्रस्ट्रेशंस पे या उसके मुश्किल हालात में, ये बताएगा कि मैं गुड पेरेंट हूँ या नहीं हूँ। गुड पेरेंटिंग इज अबाउट माई बिहेवियर एंड माई सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अगर हम अपने दीन की भी बात करें तो हमें ऐसी भी मिसालें मिलती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, वो इस्लाम लाए बगैर वो फौत हो गया था। उसको कहते रहे कि तुम इस्लाम ले आओ, लेकिन वो नहीं लेकर आया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चे डिटरमाइन करेंगे कि हम अच्छे पेरेंट। हिदायत और जन्नत और रिजल्ट सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने हमसे क्या चीज मांगी है? कोशिश। वो अलैसा लिल इंसानी, इंसान के लिए नहीं है सिवाय उसके, इल्ला मा सआ, सिवाय उसके जो उसने कोशिश की। तो हमें अल्लाह ताला को अपनी कोशिश दिखानी कि अल्लाह मैंने अपनी पूरी मेहनत की, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपने बच्चों की तरबियत बहुत बेहतरीन तरीके से करूं। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है सूरह बनी इसराइल में कि यही वो कोशिशें हैं जिनकी कदरदानी की जाएगी। वकाना सअयुकुम मशकूरा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो है वो इन कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। जो हम एक एज अ पेरेंट कर रहे हैं अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए और उनकी हिदायत के लिए। और फिर आखिरी बात इसमें लिखी है कि गुड पेरेंटिंग इज व्हेन आई एम द रोल मॉडल फॉर माय किड्स। मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल बन जाऊं, एक ऐसा किरदार बन जाऊं कि वो मुझ पे यकीन रखें कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी है, वो मेरी सपोर्ट है, वो मुझे बगैर जज किए वो हमेशा मेरे साथ खड़ी है। तो ये जो है वो ये एक माँ का या ये एक पेरेंट का किरदार है। ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था हर सरवाइव मूवमेंट को हमें थ्राइव मूवमेंट बनाना है। यानी कि हर वो मूवमेंट जो एज अ पेरेंट हमें फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, एज अ पेरेंट हम परेशान हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उसी मूवमेंट को हमने उससे फायदा उठाना है और उसको हमने एक थ्राइव मूवमेंट, उसको एक बेहतरीन मूवमेंट बना देना है जिससे हमारा बच्चा कुछ सीख ले। और ऐसा क्यों करना है, इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने पिछले सेशन में भी करी थी और इंशाल्लाह आज भी हम इसको पढ़ेंगे इस बारे में कि ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं और ऐसा हमें क्यों करना है। तो पहला चैप्टर जो ऑथर लेकर आते हैं वो है पेरेंटिंग विद ब्रेन इन माइंड। यानी कि आप पेरेंटिंग का आगाज करें थोड़ा सा ब्रेन को अपने जहन में रखते हुए कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। इसकी मिसाल इसी तरह इन्होंने दी है जो कि मैंने पहले भी बताई थी लास्ट सेशन में कि ऑथर कहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बॉडी के बारे में कितने एक्सपर्ट होते हैं ना। जब बच्चों को कट लगता है उन्हें पता है कि हमने उनके कट को किस तरह साफ करना है कि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। ठीक है। उनको अपने बच्चों के ट्रिगर पॉइंट्स पता होते हैं, नहीं इसको ये जुमला नहीं कहना, इसको ये बात नहीं कहनी वरना ये बहुत शोर शराबा करेगा। तो हम उसी तरह एहतियात से चलते हैं। हमारी बच्चे को किस चीज से एलर्जी है, हम उन चीजों से उन उन प्रिकॉशंस को पहले ही रखते हैं कि हम वो काम ना करें। तो वो कहते हैं कि ब्रेन जो कि हमारे बच्चे के पूरे अखलाक और किरदार का जिम्मेदार है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, उसके बारे में हमें कोई इल्म ना हो कि वो कैसे काम करता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बहुत ही खुश मिजाज, सच्चा इंसान, अमानतदार, जो जो बातें मैंने पहले बताई थी वो सब बातें, यानी अखलाक की सारी अच्छी बातें आपके बच्चे के अंदर हों, तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि आप उसके ब्रेन को समझिए कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए जो है ना, एक बात यहाँ जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई है, अवर चाइल्ड्स ब्रेन इज शेप्ड बाय द एक्सपीरियंसेस वी ऑफर एज अ पेरेंट। कि हमारे बच्चे का, ये देख रहे हैं कि एक धागा सा इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, वो दिमाग बन रहा है। तो आप समझे कि आप एज अ पेरेंट यही काम कर रहे होते हैं। जो भी एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ ना, उससे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है,
उसके ब्रेन की शेप बन रही है उन एक्सपीरियंसेस से जो मैं उसको दे रही हूँ। इसकी मिसाल किस तरह की है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बच्चे को मैं स्विमिंग पूल में लेके गई, उसके ब्रेन में एक छोटा सा नेटवर्क बन गया कि मेरी माँ मुझे स्विमिंग के लिए लेके गई है। स्विमिंग कराने के बाद मैंने उसको एक चॉकलेट दी, एक और नेटवर्क, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो गया कि मेरी माँ ने मुझे स्विमिंग के बाद चॉकलेट दी। इसी तरह जो आप काम करते जाएंगे ना, इस तरह उसका ब्रेन में ये न्यूरॉन्स जो है वो फायर होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। ये सारे इसी तरह आप देखें, इसीलिए हम बच्चों को बहुत सारी मोटर एक्टिविटीज कराते हैं उनकी स्किल इंक्रीज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये सब चीजें क्या कर रही होती हैं, उनका ब्रेन डेवलप कर रही होती है। ठीक है ना। तो ऑथर कहते हैं वी आर नॉट सेइंग रेजिंग अ होल ब्रेन चाइल्ड विल गेट रिड ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशंस। मैं ये नहीं कहता कि आज से अगर आप होल ब्रेन चाइल्ड की तरबियत करने लगेंगे तो आप हर तरह की फ्रस्ट्रेशंस, कोई मसला ही नहीं होगा आपको। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप द होल ब्रेन चाइल्ड की स्ट्रेटेजीज पे आप काम करेंगे और आप ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेंगे, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने लग जाएंगे। और जब आप अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे बहुत बेहतरीन इफेक्टिव तरीके से। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। बच्चे की किसी भी कोई भी चीज जो आपको आपका दिमाग खराब कर देती है या आपका दिन खराब कर देती है, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कब, जब आप अपने बच्चे को समझेंगे। डैनियल जे सीगल की एक और किताब है जिसमें जो आई थिंक उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं इधर बुक कैफे में, नो ड्रामा डिसिप्लिन ना। तो उन्होंने ये बात लिखी है उसमें, डिसिप्लिन के एक्चुअली उन्होंने उसमें रूल्स बताया और वो उसमें यही लिखते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन, ऐसे तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन करना कि आपका और बच्चे का ताल्लुक मजबूत हो, ना कि आपका और बच्चे का ताल्लुक खराब हो जाए। ऐसा डिसिप्लिन जो आग को बुझाने वाला हो। अगर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने वाला आपका रिएक्शन हो, आपका रिस्पॉन्स हो, ना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाला। तो ये जो बात है ना, रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर सोशल फॉर सोशल इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। और एक ऐसी बुनियाद रख देगा आपका ब्रेन को समझना आपकी पेरेंटिंग में कि वो आपके बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन। इसको समझने के लिए ना, वो आप सबने जो पानी के गिलास अगर रखे हैं तो वो थोड़े से पी लीजिए, क्योंकि एक तो ये कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कारामद कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया, बच्चों के लिए भी और एज एन एडल्ट भी ये आपको बहुत काम आएगा। इंटीग्रेशन है क्या, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि इंटीग्रेशन है क्या। अ, अ, इसमें जो है वो ऑथर हमें इंटीग्रेशन एक कहानी से समझाते हैं कि एक दिन मैरियाना, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसको एक कॉल रिसीव होती है स्कूल में। और उसको पता लगता है कि उसके बच्चे की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका बच्चा बिल्कुल 2 साल का एक टॉडलर होता है। जैसे ही उसको ये खबर मिलती है वो फौरन जो है वो भाग के जाती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है। और वो देखती है, उसको पता चलता है कि जो बेबी सिटर है उसको एक सीजर, जिसे हम कहते हैं, एक दौरा पड़ा, मिर्गी का जो एक दौरा होता है वो पड़ा है और उसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो देखती है कि जो फायर फाइटर है वो बहुत अनसक्सेसफुली नाकाम हो रहा है उसके बच्चे को तसल्ली देने के लिए। तो वो जल्दी से जाती है और अपने 2 साल के बच्चे को अपने गोद में लेती है। और वो देखती है कि वो जैसे ही उसको अपने गले से लगाती है वो फौरन काम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा रोना बंद करता है तो उस बच्चे का नाम होता है मार्को। मार्को अपनी मामा को एक बात बताना शुरू करता है। और वो क्या बताता है, अपनी 2 साल की लैंग्वेज में वो अपनी मामा से कहता है इया वो वो। ये जो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इया वो। इया जो है वो उसका वर्ड था सूफिया के लिए। सूफिया उसकी बेबी सिटर का नाम होता है। और वो जो है वो उसकी लैंग्वेज में वो एम्बुलेंस की साउंड को बता रहा होता है कि, यानी उसने अपनी स्टोरी अपनी माँ को कैसे बताई, जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था उस स्टोरी का, कि सूफिया मुझे छोड़ के चली गई या सूफिया को वो एम्बुलेंस में ले गए। तो ये बात उसने अपनी माँ को बताई।
अब यहाँ पर ऑथर लिखते हैं, इन अ सिचुएशन लाइक दिस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे ऊपर आ जाए, मेनी ऑफ अस वुड बी टेम्पटेड टू अश्योर मार्को दैट सूफिया वुड बी फाइन। अगर हमारे घरों में, वही बात है कि हमारे देसी हाउस होल्ड्स में अगर कोई ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन आ जाए, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, हम अपने बच्चे को तसल्ली देने लगते हैं कि कोई बात नहीं, सूफिया ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता, आओ चलो। या ये बात लिखते हैं कि लेट्स गो एंड गेट सम आइसक्रीम, चलो आओ हम आइसक्रीम खाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे का ध्यान फौरन सिचुएशन से हटाकर किसी और चीज की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम विद द लेट्स गो एंड गेट सम आइसक्रीम अप्रोच इज दैट, इस अप्रोच का कि चलो हम चल के आइसक्रीम खाते हैं, मसला ये है कि बच्चा कंफ्यूज रह जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और जो इतने बड़े बड़े स्कैरी इमोशंस हैं उसके दिल में, जो जज्बात थे जिस वजह से वो रो रहा था, या जो सीन उसने देखा है, वो तो उसके दिल में ही रह जाते हैं। उनको कौन डिस्कस करेगा, उन इमोशंस को उसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उल्टा हमारी अप्रोच देखिए कि हम उसको कहते हैं कि आओ चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, जबकि हम किसी बड़े के साथ हम ऐसा मामला नहीं करेंगे, लेकिन हम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं। तो अब क्या होता है कि अब उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता जो उसको इस सिचुएशन से इफेक्टिवली डील करे। लेकिन मैरियाना जो कि प्रिंसिपल थी, उसने जो है वो टीना की क्लासेस ले रखी थी पेरेंटिंग पे, इसीलिए उसने ये मिस्टेक नहीं की। और उसने क्या किया, शी इमीडिएटली पुट व्हाट शी न्यू टू गुड यूज, जो उसको पेरेंटिंग से रिलेटेड बातें पता थी उसने उनका अच्छे से इस्तेमाल किया। और क्या किया कि उसने उस रात और पूरा हफ्ता अपने बेटे मार्को से वो स्टोरी सुनी कि उसके साथ क्या हुआ था। मार्को's माइंड कंटिन्यूअसली ब्रॉट हिम बैक टू द कार क्रैश। मार्को बार बार अपनी माँ से वो जिक्र करता रहता था। और उसकी मामा क्या करती थी, यस यू एंड सूफिया वर इन अ कार एक्सीडेंट, क्या तुम्हारा और सूफिया का कार एक्सीडेंट हो गया था। और फिर इसमें आगे जो है, अगर मैं इसकी एक समरी करूं तो वो उसको ये भी बताती है, उसको लेके भी जाती है हॉस्पिटल, उसकी जो है वो बेबी सिटर से मिलवाने के, देखो ये हॉस्पिटल में है और हाँ अब ये जल्द ठीक हो जाएगी, एक्सीडेंट हो गया था। अब वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा इसलिए करती है, और इंशाल्लाह आप आगे अभी पढ़ेंगे, क्योंकि वो दरअसल अपने बच्चे की इंटीग्रेशन कर रही होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या और ये उसने ये क्या काम किया। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इसको समझने के लिए ये बहुत ही मजेदार चीज है, और इसने पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया और बहुत सारी और माओ को भी। इंटीग्रेशन क्या है, ऑथर यहाँ पर लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने, यानी कि मैं बात बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रखे हैं, और हर पार्ट जो है वो डिफरेंट काम करता है। तो ऑथर यहाँ क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड हेल्प्स यू टू थिंक लॉजिकली एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स इनटू सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन की जो लेफ्ट साइड है वो जिम्मेदार है हमारे सोचने समझने की, और हम जो सोचते हैं उसको हमने सेंटेंस में कैसे बोलना है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन ये काम करता है। उसके ऑपोजिट हमारी राइट साइड है, जो कि हमें हेल्प करती है इमोशंस, हमारे जज्बात हमारी राइट साइड से हम एक्सपीरियंस करते हैं। और जितने भी हमारे नॉन वर्बल क्यूज हैं, जैसे हमारी आंखों में आंसू आ जाना, हमारे होठों का जैसे कहते हैं ना हिलना बहुत तकलीफ से, या जो भी ऐसी चीजें जिनसे हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन हमारा या हमारे बच्चे का चेहरा उसको अया कर देता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन वर्बल क्यूज कहलाते हैं। इन ये सब हमारे राइट साइड से आते हैं। फिर हमारा एक रेप्टाइल ब्रेन होता है जो हमें हेल्प करता है, दैट अलाउज यू टू एक्ट इंस्टिंक्चुअली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेंजर हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है, कोई सांप आ गया या कोई कीड़ा आ गया, तो उस वक्त हम सोचते समझते नहीं है। उस वक्त ना हम अपना लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, ना हम अपना राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त हमारा रेप्टाइल ब्रेन काम करता है कि हमें फॉरन स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना है। चीख मारी, शाउट किया, आप इमेजिन कर लें वो सिचुएशन जब आपका बच्चा किसी सॉकेट के पास जा रहा है या कोई ऐसी चीज जो नुकसान दे, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं, हम फौरन चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो ये कौन काम करता है, हमारा रेप्टाइल ब्रेन। फिर हमारा एक मैमल ब्रेन है दैट लीड्स यू टुवर्ड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स। वन पार्ट इज डिवोटेड टू मेमोरी एंड अनदर मेकिंग मॉरल एंड एथिकल डिसीजंस। और ऑथर इसमें लिखते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक वक्त में हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन जैसा कि हमने द होल ब्रेन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वो यही कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान इन अपनी एटलीस्ट
लॉजिकल साइड और जज्बाती साइड को एक साथ लेके चलने वाला हो। अगर वो अपने जज्बात से सोच रहा है तो वो इतना जज्बाती ना हो जाए कि वो लॉजिक्स को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दे, एक जर्रा बराबर भी किसी चीज के बारे में समझे ना, किसी की बात सुनने के लिए तैयार ना हो। और अगर लॉजिकल ब्रेन से सोच रहा है तो वो इतना ना लॉजिकल हो जाए कि उसको किसी के जज्बात का ख्याल ना रहे। इसी तरह बाज औक़ात रेप्टाइल ब्रेन किसी पर इतना हावी आ जाता है कि कुछ लोग इतने क्योटिक होते हैं कि वो हर बात पे ही उनका जो है ना रेप्टाइल ब्रेन एक्टिव हुआ होता है। हर बात पे अरे अरे चीखना चिल्लाना, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये हो जाएगा। तो एक हेल्दी ब्रेन क्या है, जो इन सब चीजों को साथ लेके चले। और यही काम क्या चीज करती है, इंटीग्रेशन करती है ये काम। हमें अपने बच्चों को इंटीग्रेट करना है, हमें अपने आप को इंटीग्रेट करना है। यहाँ मैरियाना ने यही किया। एक तरफ उसका बच्चा जज्बाती हो रहा था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे जज्बात उस पर गालिब आए हुए थे, लेकिन चूंकि मारियाना उससे डिस्कस करती रही है सिचुएशन, तो स्टोरी टेलिंग या बातचीत करने से क्या होता है कि आपका बच्चा एक वक्त में अपने दोनों ब्रेन से सोच रहा होता है, लेफ्ट ब्रेन से भी और राइट ब्रेन से भी। और जब हम उसको साथ साथ हेल्प आउट करते हैं उसकी स्टोरी सुनने में और उसको बात उसको समझाने में, तो हम उसको दरअसल हेल्प कर रहे होते हैं जो सिचुएशन उसके साथ पेश आई है उसकी लॉजिक समझाने में, या उसका जो है वो एक बेहतरीन आउटकम उसको समझाने में। द की टू थ्राइविंग इज टू हेल्प दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट देम। वही बात जो मैंने आपसे कही, तो थ्राइविंग कैसे होगी, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा, सर्वाइवल मूवमेंट को थ्राइव मूवमेंट कैसे बनाना है, इंटीग्रेट करके। अब इंटीग्रेशन कैसे होगी, कैसे करें इंटीग्रेट, लेकिन उससे पहले ऑथर हमें ये समझा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ना हो तो क्या होता है। पहले आप इसकी अहमियत को समझिए कि इंटीग्रेशन ना हो तब क्या हो सकता है। What integration does, it coordinates and balances the separate regions of the brain and it links together। ठीक है, हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटीग्रेशन क्या करती है, एक साथ काम करवाती है। इट्स easy to see when our kids aren't integrated। हम आराम से अपने बच्चों को पहचान सकते हैं जब वो इंटीग्रेटेड नहीं होते, वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ओवरवेल्म्ड का मतलब, ये एक माँ की तस्वीर देख रहे हैं कैसे अपना सर पकड़ के बैठी हुई है, यानी कि जब हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें हमें समझ ना आ रही हो ना, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरवेल्म्ड हो जाना, बहुत परेशान हो जाना। तो ये हम भी हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, खास तौर पे छोटे बच्चे जिनका जहन अभी डेवलप हो रहा है, वो चीजों को नहीं समझ पा रहे और वो बेचारे इसीलिए चिकना चिल्लाना करते हैं क्योंकि वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है, कंफ्यूज्ड, chaotic, चीखना चिल्लाना शोर शराबा, ये क्यों कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। दे कांट रिस्पॉन्ड, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दे कांट रिस्पॉन्ड कामली एंड कैपेबली टू द सिचुएशन एट, लाइक, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, मैं अगर इसको समरी कर दूं, कि वो जो है वो किसी भी सिचुएशन जो उनके ऊपर आई है वो उसको कामली नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर पाते। टेंट्रम्स हैं, मेल्टडाउन्स हैं, एग्रेशंस हैं, और जितने भी चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस आपको दिन भर में या हफ्ते भर में या महीने में पेश आ रहे हैं, आर अ रिजल्ट ऑफ अ लॉस ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब एक रिजल्ट है कि आपका बच्चा इंटीग्रेटेड नहीं है। उसका ब्रेन जज्बाती होता है तो बहुत जज्बाती हो जाता है, रिजिड होता है तो बहुत रिजिड हो जाता है, ऑल्सो नोन एज डिसइंटीग्रेशन। और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा ऐसे ही रहे या डिसइंटीग्रेटेड रहे। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर अपने ही रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पर एक माँ की तस्वीर लगाई थी कि ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों से या सारा दिन गुजारने के बाद हम भी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो वो हमारा ओवरवेल्म्ड होना, हमारा केओटिक होना, मुझे मालूम है कि आप कोई जानबूझ के नहीं हम चिल्लाते हैं अपने बच्चों पे, हमारी भी यही सिचुएशन हो जाती है कि हम भी डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन क्या चीज करती है, इंटीग्रेशन के लिए हमें कोई हेल्प चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुरान हमें इंटीग्रेट करता है, हमारे पेरेंट्स हमें इंटीग्रेट करते हैं, हमारे टीचर्स हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी अच्छे इंसान की कंपनी में बैठना हमें इंटीग्रेट करता है, क्योंकि जाहिर है कि हम उससे बात करेंगे, वो हमारी बात को समझेगा और वो हमसे बात करेगा, तभी हमें एक चीजों की सेंस समझ आएगी कि हम क्या करें। इसकी मैं एक मिसाल छोटी सी आपको देती हूँ कि कोई भी बीवी है और वो सारा दिन अपने बच्चों को भी देख रही है, घर के काम भी कर रही है, और वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि मैं इतना, बस एक टाइम आता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं।
लेकिन हमारे शौहर जैसे ही घर पे आते हैं और अगर वो हमारा किसी दिन हमारी तारीफ कर दें कि देखो आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है और आज तुमने बच्चों को बहुत अच्छा रेडी किया, यकीन करें विद इन सेकेंड हम कैसे काम डाउन हो जाते हैं। वही जज्बात जो एक लम्हे के लिए बिल्कुल पीक पर पहुंच चुके थे, वो एक लम्हे में ही वो सारे जज्बात थम जाते हैं। ये क्या हुआ? ये इंटीग्रेशन हुई। एकदम से चीजें आपको समझ आने लगी कि हाँ, मैं जिसके लिए मेहनत कर रही हूँ वो लोग मेरी मेहनत को की कदरदानी कर रहे हैं। या हमको हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, हमारा बच्चा हमसे कोई अच्छे तरीके से बात कर ले, तो हमें वो ऐसी सिचुएशंस काम डाउन कर देती हैं। इसी तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं या अहदीस का मुताला करते हैं, तो वो हमारे लिए दरअसल इंटीग्रेशन का काम करती है। लेकिन हमारे बच्चों को कौन इंटीग्रेट करेगा? हमारे मासूम से बच्चों को कौन समझाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? या उनको वो कैसे सेंस समझे चीजों का? वो तो बेचारे बड़े हो रहे हैं, उनको चीजें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, खासतौर पे छोटा 2-3 साल का जो बच्चा है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि अभी तो उनका ब्रेन इतना छोटा सा है, अभी तो डेवलप हो रहा है, उनको नहीं समझ आ रही चीजें। ठीक है। एक इंटीग्रेशन को समझाते हुए ऑथर एक और बात, बहुत ही खुशखबरी की बात है ये, वो लिखते हैं कि न्यू रिसर्चेस, और ये डेनियल जे सीगल की ही रिसर्च है, उन्होंने सबसे मॉडर्न रिसर्च जो ब्रेन पे की, उन्होंने कहा कि अब तक तो हम ये समझते आ रहे थे कि ब्रेन डेवलप होता है वो बच्चों का होता है, यानी कि हम छोटे होते हैं और बड़े होने होने तक हमारा ब्रेन मेच्योर हो जाता है, बस उसके बाद वो पक्का हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अब जो हमने मॉडर्न ब्रेन को स्टडी किया है मॉडर्न तरीके से, अब हमें ये बात पता चली है कि भाई ब्रेन तो ऐसे है जैसे एक प्लास्टिक होता है। जैसे आप प्लास्टिक को मोल्ड कर देते हैं ना और एक नई शेप में तब्दील कर देते हैं, वैसे हमारा ब्रेन एक पूरी नई शेप में भी तब्दील हो सकता है। और ये खुशखबरी है उन पेरेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि हम अपना पेरेंटिंग स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, तो ये खुशखबरी है, आप चेंज कर सकते हैं। और इसकी मिसाल मुझे सहाबा किराम से बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं मिलती। आप देखें कि सहाबा किराम एक वक्त में क्या थे इस्लाम लाने से पहले, और इस्लाम लाने के बाद वो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज बन गए। हजरत खालिद बिन वलीद की मिसाल देखिए, गजवा ओहद जो है वो मुसलमान उनकी वजह से जो है वो जंग हार गए थे, कितने सहाबा शहीद हुए। लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ही थे जिनकी वजह से इस्लाम कहाँ कहाँ तक फैला। तो ये इतना बड़ा चेंज, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल आप ले ली, हजरत अबू बकर, यानी कि ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो एक टाइम पे बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज थी और इस्लाम लाने के बाद बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज बन गई। और इवन किबार सहाबा जो कि बहुत बूढ़े बूढ़े भी सहाबा इकराम थे, उन्होंने अपने आप को बदला। और अब हम आजकल ये सुनते हैं कि भाई नहीं, हमने जो एक स्टाइल अपना लिया है या हम जैसे ट्यून हो गए हैं, अब हम नहीं बदल सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में ये कैपेबिलिटी रखी, इसको हम कहते हैं रीवायरिंग का प्रोसेस। एक चीज वायर हो गई हमारे ब्रेन में, वही चीज रीवायर भी हो सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ये नियत करनी पड़ेगी कि क्या मैं एज अ मदर मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं तैयार हूं अपना पेरेंटिंग स्टाइल बदलने के लिए? अगर मैं तैयार हूं एक्शन लेने के लिए, तो फिर ही मैं बदल सकूंगी, वरना एट द एंड ऑफ द डे मेरा दिन ऐसे ही गुजरेगा कि मैं फिर अपने बच्चों को चीख चिल्ला के मार पीट के बस दिन खत्म। तो चेंज आपको अपने अंदर खुद लेकर आना है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है और हम ये चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। और ये खुशखबरी बच्चों के लिए भी है। वो माएँ जो इस तरह से मायूस भी है ना अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा तो अब इतना बड़ा हो गया है, या मेरा बच्चे तो अब मार मार के बच्चे ढीठ हो गए हैं, फिर भी यकीन करें एक उम्मीद की किरण फिर भी है, इस बात की वजह से कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में ये कैपेबिलिटी रखी है। हम बदल सकते हैं, हमारा बच्चा भी बदल सकता है। आज से ही आगाज करें एक अच्छी पेरेंटिंग का कि मैं अपने एक्शंस बदलूंगी, मैं अपने रिएक्शंस बदलने के लिए तैयार हूँ। ये चीखने चिल्लाने का ऑप्शन ही अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी कैसी रहनुमाई करते हैं। आपके पास और बहुत से तरीके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह आपको ये पिक्चर दिख रही होगी कि ये पिक्चर मैंने रात में बहुत देर तक इस बैठ के इस पिक्चर को तैयार किया है। ऑथर लिखते हैं, पेरेंट्स कैन डायरेक्टली शेप द अनफोल्डिंग ग्रोथ ऑफ देयर चाइल्ड्स ब्रेन अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्सपीरियंसेस दे ऑफर।
अच्छा, एक तो है ना वायरिंग एंड रीवायरिंग का प्रोसेस। वायर हो गया आपके बच्चे का ब्रेन, आपका ब्रेन, अब उसको रीवायर करना है। आप कुरान पढ़ें, आप अच्छे टीचर्स के पास जाएं, आप अच्छे लेक्चर्स का मुताला करें, आपकी रीवायरिंग होगी। लेकिन इस वक्त जिस बच्चे की आप तरबियत कर रहे हैं ना, उस बच्चे की डायरेक्ट वायरिंग आप कर रहे हैं। समझे, आप एक घर बना रहे हैं और उसके कनेक्शंस आप खुद लगा रहे हैं। अब आपकी मर्जी, जैसे कनेक्शंस आप लगाना चाहते हैं वैसे कनेक्शंस आप लगाएं। तो वो क्या कहते हैं, जैसा एक्सपीरियंस आप अपने बच्चे को दे रहे हैं ना, अगर आप हर वक्त घर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका बच्चा, और ये मैंने चीज लिटरली खुद एक्सपीरियंस की है, जब मेरा मूड में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो मैं अपने बच्चे के अंदर वो चेंज देती हूँ कि मेरा बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन जिस वक्त मेरी टोन सही हो, अच्छी हो, मैं फौरन, मुझे वो रिजल्ट मिलता है कि मेरा बच्चा मुझे इस कदर पीसफुल नजर आने लगता है। यानी कि हम ये कहते हैं ना कि जेंटल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए उसके रिजल्ट्स बहुत ही पीसफुल रिजल्ट्स हैं। आप जो है ना, आपका दिन अच्छा गुजरता है, आपका हफ्ता अच्छा गुजरता है, आप एक ऐसे बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं जो आपको मुसलसल आपके लिए एक पीस ही पीस है आगे चल के। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन का रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपके लिए आगे फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। तो यू चूज के आपको क्या, अपने बच्चे की किस तरह वायरिंग करनी है। ठीक है, एक मैं इसको अब बुक में से पढ़ती हूँ। अच्छा, अब इसमें ऑथर लिखते हैं कि वो बच्चा जो, यानी कि हर हर एक्सपीरियंस बच्चे को एक अलग अलग तरह से वायर करता है। एक बच्चा जो सारा दिन मोबाइल देख रहा है उसकी वायरिंग अलग तरीके से होगी। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको बाहर लेके जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, खिला रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसकी वायरिंग अलग तरह से। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको कोई तवज्जो नहीं देते, उससे बातचीत नहीं करते, उसकी वायरिंग बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स साथ बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी वायरिंग बिल्कुल। तो ये दो अलग पर्सनैलिटीज हैं बिल्कुल, जो आपके बच्चे की बन रही हैं। इसी तरह मैं कहूंगी जिन माओं के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप हर बच्चे की वायरिंग कर रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें हम हर बच्चे को कैसा वक्त दे रहे हैं, हम हर बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, हर बच्चा कैसा फील कर रहा है हमारे हमारे एज अ पेरेंट, हम उसको कैसा फील करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये बात लिखते हैं ऑथर कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स रोल नहीं प्ले करते, लेकिन वो कहते हैं कि जेनेटिक्स जितना रोल प्ले करते हैं। अभी ये बात बताई कि अल्लाह ताला ने अ, जो हमारे ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी रखी है, हम पूरे के पूरे नए इंसान बन सकते हैं। इसलिए कोई ये ना कहे कि नहीं ये तो इसके अब्बू ऐसे थे, हमारे हमारी बहुत यही बातें होती है ना, इसकी अम्मी ऐसी है, इसके अब्बू ऐसे हैं, ये इसलिए ऐसी है, इसकी आवाज इसीलिए इतना ऊंचा बोलती है क्योंकि इसके घर में सभी इतना ऊंचा बोलते हैं। तो या ये तो मतलब हम चीजों को ना वो बना लेते हैं कि ये परमानेंट है, लेकिन वो चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और अगर हम उनको करना चाहें तो। इसी तरह ऑथर लिखते हैं कि अगर एक बच्चा शाय है तो दो, समझे कि 2 फैमिलीज हैं, दोनों के बच्चे जेनेटिकली अगर वो शाय हैं, तो एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की शायनेस को उल्टा उसको जो है ना सपोर्ट करते हैं, और दूसरे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को सोशल गैदरिंग्स में लेकर जाते हैं कि किसी तरह उसकी शायनेस खत्म हो, और जो है वो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज में इंगेज करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, वो बच्चा जिसके पेरेंट्स उस पर मेहनत कर रहे हैं वो बहुत जल्दी इस चीज को ओवरकम कर लेगा और वो एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा जिसके पेरेंट्स यही कहते रहेंगे कि नहीं ये तो बस ये तो जेनेटिकली इसमें है, तो वो बच्चा जो है वो फिर सारी उम्र ही अब ऐसा ही रहेगा। आप देखें कि अब कितने ही ऐसे स्कूल्स हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए बनाए गए हैं, जो बच्चे दिमागी तौर पे, जिनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज उनको कराई जाती हैं। डॉक्टर्स तो कह देते हैं कि ये बच्चा अब नहीं बोल बोल सकेगा, लेकिन जब उन पर जो है वो मेहनत की जाती है, उन बच्चों पर, स्पेशल चिल्ड्रन पे, वो बोलने लगते हैं। हमारे भी ऐसे रिलेटिव्स में एक है ऐसा बच्चा, और आप यकीन कीजिए कि जब उस बच्चे पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया गया है कि वो कुछ सीखे, वो कोई एक्टिविटी करे, तो वो उसको करने लगा है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो हम जिसको कहते हैं कि एक नॉर्मल चाइल्ड जो होता है जिसको हम कुछ भी सिखाएं वो सीख लेता है, और एक स्पेशल चाइल्ड है जो इतना इजीली नहीं सीखता, उस पर भी मेहनत की जाए तो वो सीख लेता है। तो आपका बच्चा जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जहनी तौर पे सेहतमंद बच्चा है, वो क्यों नहीं सीखेगा, वो बिल्कुल सीखेगा।
जरूरत किस चीज की है, बार बार आखिरी जो पॉइंट आता है वो ये होता है, मेरी मेरी डिटर्मिनेशन कितनी है अपने अंदर चेंज लाने की, मैं कितना तैयार हूं अपने आप को चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, अब ऑथर ये बात लिखते हैं, अब आपको समझ आए कि इंटीग्रेशन की अहमियत क्या है। यानी कि ये काम मैंने एज अ पेरेंट करना है कि मैंने अपने बच्चों को इंटीग्रेट करना है, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं कि उनके ब्रेन की वायरिंग अच्छी हो, अगर वायरिंग हो चुकी है तो अब मुझे उनकी रीवायरिंग करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे भाई, हमारे बच्चे तो हमारा बहुत चीखते चिल्लाते रहते हैं। अब इसमें मैंने एक बात लिखी कि वालिदैन और उस्ताद का अपने बच्चे से बात करना बहुत अहम है। बच्चों के जज्बात और फीलिंग्स के बारे में उनसे बात करना, वो किसी भी मौके पे कैसा महसूस करते हैं ये जानने की कोशिश करें, ताकि आप उनकी जहनी सेहत का ख्याल रख सकें। अफसोस की बात यह है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, ये तो जो है ना मेरी दुखती रग है क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चे को अहमियत देना शुरू करते हैं ना, तो हमें बच्चे बड़े कहते हैं कि तुम इतने से बच्चे को क्या, तुम उसकी बात सुन रही हो, इतने से बच्चे को इतना टाइम क्यों दे रही हो। या छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, हम कहते हैं ये तो समझता ही नहीं है कुछ, इससे हम क्या बात करें, कोई अहमियत नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। आप उसको बात करेंगे तो उसको बात करना आएगी। बहुत सारे पेरेंट्स आपको पता है वो कहते हैं हमारा बच्चा बोलता नहीं है। एक तो होता है कि वाकई कोई प्रॉब्लम है, एक होता है पेरेंट्स बच्चे से बात ही नहीं करते, वो बच्चे से कम्युनिकेट ही नहीं करे, वो कहते हैं ये समझेगा ही नहीं। 1.5 साल, आपको पता है, आप ये वर्ड्स बुक्स क्यों होती हैं बच्चों के लिए, लिखा होता है 1 till 3 years की एज को आप ये वर्ड सिखा रहे हैं, उसमें वर्ड्स क्या है, लैंप है, टेबल है, चेयर है, ये क्यों सिखा रहे हैं वर्ड्स, बच्चा तो समझेगा ही नहीं, इसलिए वर्ड सिखा रहे हैं। बच्चा वर्ड्स जानेगा तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा। बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई ये जो मेरे सामने ग्लास है इसको कहते क्या है, उसको उसका नाम नहीं पता इस ऑब्जेक्ट का, तो वो आपको कैसे बताएगा कि मुझे ग्लास चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो 1.5 साल से 2 साल की उम्र में ना बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करा देने चाहिए, ये वास है, ये ग्लास है, ये सोफा है, ये बेड है, मैं मामा हूँ, ये पापा है, ताकि बच्चा पूरा जुमला ना बोले तो एटलीस्ट वो आपको बता तो सके। जब बच्चे को ये वर्ड्स नहीं बोलने आएंगे वो क्या करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता। और फिर क्या होता है, एक बच्चा जिसको कम्युनिकेट करना आ भी जाता है, बात सुननी बात बतानी आ भी जाती है, लेकिन आप उससे, उसके पेरेंट उससे बातचीत ही नहीं करते, हम उससे बैठ के बातें ही नहीं करते, तो उसको अपने वर्ड्स को सेंटेंसेस में एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, इसलिए भी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो गलती किसकी है, हमारी हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। अभी देखे ना मैंने नीचे क्या बात लिखी है, कोई बड़ा रोए तो हम दौड़ दौड़ कर उसकी दिल जोई करते हैं, लेकिन अपने ही बच्चे जब वो रोते हैं तो हम उनके साथ क्या मामला करते हैं, डांट कर और मार करके, ये तो चुप ही नहीं होता, ये तो सुनता ही नहीं। हम्म। और ये सोचा ही नहीं है, ये परवाह ही नहीं करते कि वो इस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरी है कि मैंने उसकी बात नहीं समझी। ठीक है, अब हम जरा टाइम देख लें कि क्या हो रहा है, 1:10 हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखी कि हम सब अपने बच्चों की शख्सियत, अखलाक, किरदार और तरबियत की मैं खुद जिम्मेदार हूँ एज अ मदर। रिजल्ट के हम जिम्मेदार नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आपका बच्चा जो है वो एक बहुत बेहतरीन इंसान बन जाए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उसको सिखा क्या रही हैं, आप उसका अखलाक और शख्सियत और किरदार बनाने में मेहनत क्या कर रही हैं, आपकी मेहनत कहाँ है। ठीक है, अब इसके लिए जो है ना, इंटीग्रेशन को समझाने के लिए एक और थोड़ा सा स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्योस और ये जो शोर शराबा ये क्रिएट ही ना हो, या ये क्यों क्रिएट होता है, इसके लिए ऑथर ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है, और वो है गेट इन द फ्लो, नेविगेटिंग द वाटर्स बिटवीन क्योस एंड रिजिडिटी। ठीक है, यानी अब इसका उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूं तो वो कहते हैं हमें ना एक इसको, मैं ये तस्वीर ऑथर ने बुक में बनाई है, मैंने उसको कोशिश की है कि मैं और अच्छे से इस तस्वीर को आपके सामने प्रेजेंट करूं, कि ये दो बच्चे हैं या दो वट एवर, आप इसमें अपने आप को भी इस कश्ती में बिठा सकते हैं कि हम जो है ना, एक ये रिवर ऑफ वेल बीइंग है, एक खुशी का दरिया है समझे। ठीक है ना, और रिवर के एक तरफ रिजिडिटी है, रिजिडिटी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और रिजिडिटी, और रिवर के दूसरी तरफ क्योस है। क्योस मतलब शोर शराबा, या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, चीजों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना क्योस कहलाता है, और चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना रिजिडिटी कहलाता है। अब इसमें जो है वो पेरेंट्स फॉल करते हैं, सबसे पहले तो इसमें मैं पेरेंट्स की बात करूंगी
ऑथर इसमें लिखते हैं कि लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक व्हाट इट्स लुक लाइक व्हेन अ पर्सन इज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन। जब एक बच्चा या एक एडल्ट स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन में होता है तो वो किस तरह नजर आता है। वो इस तरह नजर आएगा जैसे एक बड़ा या एक बच्चा जो है ना, एक इस पानी के बीच में उसकी कश्ती जो है वो लेके जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन है। When a person is well integrated, he enjoys mental health and well-being. जब आपका बच्चा या आप इंटीग्रेटेड होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने माहौल को इंजॉय करते हैं, आप खुश होते हैं, आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये इसका मतलब है कि आप एक वेल इंटीग्रेटेड स्टेट में हैं, रिवर ऑफ वेल बीइंग में है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कश्ती है ना वो जिग जैग करती रहती है, कभी हम केओस की तरफ जाने लगते हैं, कभी रिजिडिटी। अब इसमें क्या होता है, हम बच्चों पे कभी बहुत ज्यादा अ, हम अपने बच्चों के ऊपर शोर शराबा स्टार्ट कर देते हैं, केओस। कभी हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल करते हैं, रिजिडिटी। क्या होता है भाई, 2 साल के बच्चे का या एक टीन एज के बच्चे का कुछ एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने हर चीज को हाथ लगाना ही लगाना है, वो हाथ लगा के ही चेक करेगा जब तक कि उसको एक्सपीरियंस ना हो जाए कि ये चीज मेरे लिए कितनी गलत है, या आप उसको इंटीग्रेट कर दें, आप उसको बता दें और उसको किसी अच्छे तरीके से समझा दें, तब तक वो उस चीज को हाथ लगाना नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर। अब क्या कर रहे हैं आप, अगर ये शिकवा कर दी यार ये सारा दिन इसका यही काम है, ये चीज छेड़ो, वो चीज छेड़ो, ये चीज छेड़ो, तो आपका ये शिकवा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बच्चे का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस एज के सारे बच्चे यही काम करते हैं। तो अब इसमें एक चीज हो सकती है, या तो आप क्योस की तरफ चले जाएं, आपका बच्चा ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आप उस पर चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दें, ये क्योस है। आप इस वक्त रिवर ऑफ वेल बीइंग से क्योस की तरफ चले गए। अच्छा, दूसरी चीज है, आप ओवर कंट्रोल करना शुरू कर दें। आपका बच्चा फ्रिज के पास गया, उस पर चीख चिल्ला के फौरन आप उसको पकड़ के ले आए कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना। आपका बच्चा सोफे पे चढ़ने लगा, आपने उसको वहां से उतार दिया कि नहीं तुम सोफे पे भी नहीं कूदोगे। आपका बच्चा प्लेट और चम्मच से खेल रहा है, नहीं तुम ये भी नहीं करोगे। इसी तरह हम टीन एज बच्चों के साथ भी यही करते हैं, कोई किसी भी एज का बच्चा ले लें, हम एज अ पेरेंट उन पर ओवर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो चीजें जिन पे एक हद तक कंट्रोल सही रहता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा किसी को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो ये जो है वो फिर मामलात खराब होने, डिस इंटीग्रेशन के नाम। ठीक है ना, फिर वो बच्चा भी आपका जो है ना फ्रस्ट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें एज अ पेरेंट इस रिवर ऑफ वेल बीइंग में खुद भी रहना है और अपने बच्चों को भी यहीं पर ही रखना है। आपको पता है कि मेरा बच्चा किन चीजों से क्योस की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे पे चिल्लाती हूँ, मैंने किसी से पूछा कि जब आप अपने बच्चे को मारती हैं या उसको डांटती हैं तो क्या वो बात सुन लेता है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांगती ना वो चुप नहीं होता, वो इतना केओस में चला जाता है। तो फिर क्या मतलब, कि इस बात का क्या मतलब है, फिर आप मारे ही नहीं बच्चे को, आपने फिर केओस क्रिएट किया ही क्यों? जब आपको पता है कि जब मैं सही से बैठ के बात करूंगी तभी बच्चा मेरी बात सुनेगा, तो आप यही स्टेप पहले ले लें, पहले ही बच्चे से को गले से लगा लें, पहले ही उसकी बात सुन लें। लेकिन हमें पता होता है कि इससे हमारा बच्चा और शोर शराबा करेगा और चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन हम फिर भी वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अब ये तो हमारी बड़ों की बात हो गई ना। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे इसमें क्या करते हैं। तो इसमें ये एक मिसाल देते हैं कि हमारे, आप ना इमेजिन करें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ना अपनी छोटी छोटी कश्तियां लेके इस पानी में फ्लो कर रहे हैं, और कभी कभी वो भी जो है ना जिग जैग, कभी क्योस कभी रिजिडिटी। तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल क्या देते हैं, व्हेन, ठीक है, वो कहते हैं कि आपका 3 साल का बच्चा अपनी टॉय किसी से शेयर नहीं कर रहा, ये क्या है, रिजिडिटी, ओवर कंट्रोल। आपका बच्चा अपनी सारी चीजों पे कंट्रोल करना चाहता है, नहीं शेयर कर रहा है, ये रिजिडिटी है। आपका बच्चा चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, क्योस है। ठीक है, अब आप ना इस चीज को दोनों तरफ से बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि क्या क्योस है और क्या रिजिडिटी है। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने क्यों एक्सप्लेन किया, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन की सारी चीजें वन वे और अनदर इसी पिक्चर में ही फॉल करती हैं। या तो आपका बच्चा केओस की तरफ चला जाएगा या रिजिडिटी की तरफ चला जाएगा। क्या करना है, आपने अपने बच्चे की कश्ती को लेकर आना है बीच में। आपकी कश्ती इधर उधर हो रही है तो आपने अपनी कश्ती को भी लेकर आना है वापस बीच में। ठीक है, अब वो हम कैसे लेकर आएंगे, अब वो हम आगे देखते हैं।
अब इसके लिए हमें पहले समझाते हैं कि हमारे ब्रेन के दो मेन पार्ट्स हैं। ये मुझे बड़ी जो है ना, इसको अगर आप समझ लेना तो आप अपने बच्चे के बहुत सारी चीजों को समझ लेंगे कि वो किस वक्त क्यों और कैसा बिहेव कर रहा है, और आप फिर उस चीज को ना उसी तरीके से डील करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्टोरी भी रखी है, और उससे पहले जो है ना वो एक बच्ची की स्टोरी सुनाते हैं। और वो इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस स्टोरी की थोड़ी समरी दे देती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है, कैची उसका नाम है, और वो अभी अपने प्री स्कूल में ना बहुत खुश है। वो प्री स्कूल जाने के लिए उसके पापा ये बात कहते हैं कि वो ना, ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा ही स्कूल जाने के लिए, वो इतनी खुश अपने स्कूल जाने के लिए, और वो स्कूल जाती है बहुत खुशी से। इतना टाइम गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं, वो बहुत खुशी से प्री स्कूल जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो प्री स्कूल जाती है और वो बहुत बीमार हो जाती है। उसकी टीचर उसके पापा को कॉल करती है कि आपकी बच्ची बहुत बीमार हो गई है, आके इस बच्ची को ले जाइए। लेकिन जब वो उसको लेके जाते हैं तो वो बच्ची इस कदर रो रही होती है, और अगले दिन वो स्कूल ही नहीं आती। उसके पापा उसको, मामा पापा उसको रेडी करते हैं कि चलो स्कूल जाना है, लेकिन वो इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो उसका बाप जब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक बीमारी ने मेरी बच्ची का पर्सपेक्टिव स्कूल के बारे में कैसे बदल के रख दिया, क्यों वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्यों वो ऐसी हो गई कि एक वक्त के लिए जब वो जी ही स्कूल के जाने के लिए रही थी, अब वो स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रही। उसका बाप ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैं उसको स्कूल लेके जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी चीज को घसीट के लेके जा रहा हूँ, वो जा ही नहीं रही स्कूल। बस ये ऑथर इतनी कहानी एक्सप्लेन करने के बाद कहते हैं कि अब आप समझिए राइट मोड और लेफ्ट मोड को, कि हमारा राइट मोड क्या होता है ब्रेन का और लेफ्ट मोड क्या होता है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट मोड में लिखा है, वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन, जो लेफ्ट ब्रेन है ना, लेफ्ट साइड जो हमारे ब्रेन की है, वो बहुत ही लॉजिकल ब्रेन है। उसको लिस्ट्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए, लिटरल है, लिंग्विस्टिक है, लिस्ट्स उसको, यानी कि वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। ये आपने देखा, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं, या कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें जो आपकी लॉजिक से रिलेटेड है ना, वो सब लेफ्ट ब्रेन में है। फिर एक तरफ हमारा राइट मोड है हमारे ब्रेन का, जो कि बहुत ही इमोशनल है, हम सारे जज्बात इस जगह से एक्सपीरियंस करते हैं, वो नॉन वर्बल है। ये ब्रेन अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नहीं जानता, राइट ब्रेन जो है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना राइट ब्रेन के बारे में, कि हमारा जो राइट ब्रेन है ना, वो नॉन वर्बल है। लेफ्ट ब्रेन कम्युनिकेशन करना, मतलब लेफ्ट ब्रेन जो है वो, हमने भी पढ़ा कि हमारे वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में कैसे बोलना है, ये काम हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। लेकिन राइट ब्रेन नहीं जानता कि मैंने अपने वर्ड्स को, या जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ उनको मैंने वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे बनाना है। और फिर कम्युनिकेशन, जो ताल्लुकात है ना, जो हम फील करते हैं एक दूसरे के साथ, मोहब्बत है या नफरत है, या कोई भी जज्बा है जो हम लोगों के साथ महसूस करते हैं, वो भी हमारा राइट मोड करता है। हमारे जेस्चर्स हैं, हमारी फीलिंग्स है, हमारी गट फीलिंग्स। अब इस वक्त जो कैटी, जो बच्ची थी ना, वो अपने राइट मोड के अंदर थी, इसलिए उसकी लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा था। अब जब बच्चों का लिखते हैं कि जो खास तौर पे 0 से लेके 3 या 4 साल तक के बच्चे जो है ना, 3 साल तक का बच्चा जो है, उनका राइट मोड बहुत डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, ये सब हम अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली हमारे अंदर होती हैं। आप देखिए, एक पैदाइशी बच्चा है, भूख लगती है, उसको रोना हमने नहीं सिखाया, अल्लाह ताला की तरफ से। वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी हर चीज रो के। अब वो वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेगा अपनी जरूरत को, जब उसकी माँ उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सिखाएगी, या उसका माहौल उसे एक्सप्लेन करना सिखाएगा, या जो वो अपने माहौल से सीखेगा कि मैंने एक्सप्रेस कैसे करना। अब यही मिसाल आप लें, एक बच्चा जिसको गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा बहुत शदीद गुस्से में आ गया, उसकी बहन ने उसकी पिटाई की है या कुछ भी किया है, अब वो आपके पास आया बहुत शदीद रोता हुआ, आपने क्या रिएक्शन दिया है? आपने उसको रिएक्शन दिया है कि आपने उसके ऊपर उल्टा और चिल्ला रही, खामोश हो जाओ, जैसे मैंने पिछली लेसन में बताई थी, आवाज बंद कर लो, पहले रोना बंद करो, तुम क्यों चीख रहे हो। अब पिटाई कर दी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, पिटाई कर दी, थप्पड़ मार दिया, नहीं ये तो मार खाए बगैर तो ये चुप होगा ही नहीं, मुझे इसकी पिटाई। अच्छा, अब उससे क्या हुआ, बच्चे के ने सीख लिया कि मैंने अपने गुस्से में क्या करना है। आपने उसको
एग्जाम्पल दी है कि गुस्से में कैसे रिएक्ट करना है। अब वो बच्चा क्या है, उसको गुस्सा आता है ना, वो भी ऐसे ही पीटता है अपने बहन भाइयों को, उसके अंदर भी उतनी ही फ्रस्ट्रेशन है जितनी आपके अंदर है। उस वक्त एक अभी जो है वो क्या करना क्या चाहिए था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि उस वक्त माँ को क्या करना चाहिए था। वही सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, ये वो कैटी मैंने बच्ची बनाई थी जो बहुत रो रही थी। उसके लिए अब ऑथर ने जो है ना कैटी की स्टोरी कंटिन्यू नहीं की, बल्कि हमें ये इमोशनल स्टेट समझाने के लिए, जब इंसान का, बच्चे का राइट ब्रेन उस पर डोमिनेंट आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक अमेंडा की स्टोरी सुनाई है। अमेंडा एक छोटी सी बच्ची है। स्टोरीज मुझे इसलिए अच्छी लगती है, स्टोरीज से जो है ना हम सिचुएशंस को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपको थ्योरी बताती रहूं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है तो आप उसको समझ नहीं सकेंगे। इसलिए अब हम समझते हैं कि एक अमांडा की स्टोरी। ठीक है। हम्म, वो लिखते हैं कि एक अमांडा मेंशन्ड अ फाइट, कि उसकी जो है ना एक उसके बेस्ट बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड से। तो वो कहते हैं कि बच्ची जो है ना क्या कर रही होती है, अब शी टॉक्ड अबाउट इट, शी जस्ट shrugged and stared out the window saying I don't really care if we never talk again। अब वो बच्ची ना अपनी उसकी दोस्त से लड़ के वो बाहर देख रही है। 7 साल की बच्ची है, वो लिखते हैं। ठीक है। हाँ, बड़ी बच्ची है, यानी कि बहुत कोई छोटी भी नहीं है ना ही बहुत बड़ी है, एक बीच की एज है उस बच्ची की। और वो क्या कर रही है कि विंडो से बाहर देख के ना रो रही है और कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी दोस्त मुझसे दोबारा बात ना करे। लेकिन वो क्या है, उसकी माँ क्या कहती है कि द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस सीम्ड कोल्ड एंड रिजाइन, बट इन द, अब मैं इसको उर्दू में ही एक्सप्लेन करती हूँ कि उसकी माँ क्या कहती है कि मैं देख रही हूँ कि उसके जो नीचे वाले होंठ है ना वो जैसे फड़फड़ा नहीं रहे होते। जब हम बहुत शदीद गम को अपने अंदर रखते हैं ना और हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, तो हम ये देखते हैं कि शदीद गम की हालत में हमारे होंठ फड़फड़ाते हैं, या हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज। ये हमारी अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है हमारी इनर फीलिंग्स को, और ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि क्यों माँ अपने वो बच्चा जो बोल के नहीं भी बता रहा उसकी चेहरा देख के पहचान जाती है कि मेरा बच्चा, हम अब माँ ये भी पहचान जाती है मेरा बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कैसे? नॉन वर्बल क्यूज की वजह से, कि बच्चे की बॉडी ने एक्सप्रेस कर दिया, हमारा हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारे फेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है। तो यहाँ पर अमेंडा की मदर ने भी यही बात बताई कि वो बात तो क्या कह रही थी, थोड़ी मेच्योर बच्ची थी ना, तो उसने अपना लेफ्ट ब्रेन भी इस्तेमाल किया कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे बात ना करे। लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अच्छा फील नहीं कर रही, उसको बहुत दुख है कि मेरी दोस्त ने मुझसे बात क्यों नहीं की। उसकी माँ कहती है आई कुड सेंस द राइट हेमिस्फेयर नॉन वर्बल सिग्नल्स रिवीलिंग व्हाट वी माइट कॉल रियल फीलिंग्स। रिजेक्शन इज पेनफुल एंड एट दिस मोमेंट अमेंडा's वे ऑफ डीलिंग विद द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी was to retreat to the left। अमेंडा ने क्या सोचा कि चलो अच्छा, ठीक है, मैं आई लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस। अमेंडा ने क्या सोचा कि इन ये जो जज्बात मैं महसूस कर रही हूँ ना, दुखी जो मेरा दिल है, उसने उसको एक्सप्लेन किया अपने लेफ्ट ब्रेन से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अमेंडा ने क्या किया कि अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया। ठीक है, अपने जज्बात को अपने दिल में दबा के रखा, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, उल्टा उसकी लेफ्ट ब्रेन से कोई एक्सप्लेनेशन उसने निकाल ली। अब यही होता है जब हम अपने बच्चों को उन चीजों पर भी डांटते या मारते हैं ना जो उनके नॉर्मल बिहेवियर्स भी हैं, वो यही काम करते हैं, वो अपने अंदर फिर अपने जज्बात को सप्रेस करते हैं और उनको सप्रेस करके उसकी गलत एक्सप्लेनेशंस अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। इसकी एक बहुत ही मशहूर मिसाल मैं आपको देती हूँ। आदमी जो हमारे देसी कल्चर में, उनके बारे में क्या है, तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़के तो नहीं रोते। ये इंतहाई गलत एक्सप्लेनेशन है, गलत बात है। हमारी सोसाइटी ने क्या किया है, हमारे लड़कों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रोक दिया है, और उसकी गलत एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि लड़के नहीं रोते, या अगर वो रो रहे हैं तो वो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब एक पता नहीं कितनी ही जो है ना अवाम है मर्दों की, जो अब
अपने जज्बात को, उनको यही पता है कि मर्द वही है जो अपने जज्बात को सप्रेस ही करके रखे। अब वो अपनी माओ से, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो बेइंतहा लॉजिकल हैं। उनकी बीवियां उनसे यही शिकवा करती हैं कि ये हमसे कोई इजहार नहीं करते, ना बच्चों से इजहार मोहब्बत करते हैं, ना बच्चों के जज्बात को समझते हैं। वालिदैन भी इसीलिए परेशान है। गलती किसकी थी? हमारी गलती थी। आपको पता है, अब ये सारी बुक जिसमें लिखा हुआ है ना, उन सबको अब ये बुक्स लिख दिया गया है कि ये बुक्स आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जिसमें लिखा होता है ना कि गुड बॉयज डोंट क्राई या गुड हम अपने बच्चों को, हम खुद सबसे पहले ये जुमला कहते हैं कि रो मत, जबकि रोना एक एक्सप्रेशन है उनके जज्बात। आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि, मैं जो अपने बच्चे से कहती हूँ ना, मैं ये कहती हूँ रोना आ सकता है, बिल्कुल रो सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को बार बार रिमाइंड करती हूँ, आया आपको बात करनी आप बात कर सकते हो ना। आपको, आप मुझे बोल के बताओगे या रो के बताओगे, आप मुझे बताओ। तो फिर वो मुझे बोलता है कि मैं बोल के बताऊंगा। तो मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा अब आप बोल के मुझे बताओ कि आप क्या हुआ है आपको। तो आपने अपने बच्चे को गाइड करना है कि ये जो तुम महसूस कर रहे हो ना, इसको सप्रेस नहीं करो, मुझे जज्बात अपने बोल के एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ अमेंडा की मामा ने भी यही फील किया कि मेरी बच्ची अपने जज्बात को सप्रेस कर रही है और उनकी गलत एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने क्या किया कि फौरन, लेट मी, इसमें लिखा है कि शी नीडेड टू पे अटेंशन एंड इवन ऑनर व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर राइट ब्रेन। उसकी माँ ने उसको रिस्पेक्ट दी कि मेरी बच्ची क्या महसूस करे, उसने उसको ऑनर किया। अच्छा, फिर क्या किया? द की टू हेल्पिंग अमेंडा वॉज फॉर मी टू अट्यून टू दोज रियल फीलिंग्स जेंटली। अब की क्या थी यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर ना हमें रियल फीलिंग्स देखनी थी। उसकी माँ ने उसकी रियल फीलिंग्स को कैच किया कि मेरी बेटी दुखी है। इसका मतलब क्या है कि उसका राइट ब्रेन जो है वो अभी इस वक्त उसके ऊपर हावी है। अगरचे वो गलत एक्सप्लेनेशन दे रही है, लेकिन वो महसूस जो कर रही है ना, वो इस वक्त अपने राइट ब्रेन से ही कर रही है। अब उसकी माँ ने क्या किया कि उसको अट्यून किया। यानी अट्यून का क्या मतलब? जो वो फील कर रही है, बच्ची को ये फील करवाना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को महसूस कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया? उसने, ठीक है, उसने जो है वो पहली ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की, और वो स्ट्रेटेजी क्या है? कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। यहाँ पर अजान हो रही है, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं अजान का जवाब दे दूँ, फिर इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। थोड़ा सा ही रह गए, मुझे थोड़ा सा टाइम, 10 to 15 मिनट्स और चाहिए होंगे शायद। अस्सलाम वालेकुम जी। उमैया तो अजान सुन रही है, अब यहाँ पे अजान नहीं हो रही तो मैं आपका 1-2 मिनट लूंगी। एक बहुत जबरदस्त किताब है ब्रेन रूल्स के नाम से, और ऑथर का ये कहना है कि हमें ना हमारे ब्रेन को वीकली कम से कम 150 मिनट की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। तो अब सोचने वाली बात ये भी है कि हम अपनी जैसे फिजिकल हेल्थ की के ऊपर हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है जो कम से कम 150 मिनट होना चाहिए एक हफ्ते में। तो जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे ही कोई भी सेशन होता है तो हमारी मदर्स फौरी शुरू कर देती हैं कि मैम जुबिया हमें इस सवाल का जवाब दें, या जो भी जो है स्पीकर है वो हमें ये भी बताए, जबकि एक्चुअल पर्पस ये होता है कि हम अपने ऊपर काम करें और अपनी अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करेंगे। होल ब्रेन पहले तो हमने प्रैक्टिस करनी है ना। तो मैं यही कहूंगी इस ब्रेक में कि मदर्स को भी, मदर्स खुद भी, और इवन वो अगर बच्चों को भी चाहती हैं तो उनको चाहिए कि कुछ ब्रेन एक्सरसाइज की तरफ आए। ब्रेन रूल बुक के मुताबिक कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज एक हफ्ते में होनी चाहिए। कैसे हो सकती है? आप अपनी ब्रेन एक्सरसाइजेस कैसे कर सकती हैं? मेडिटेशन से। आप मेडिटेट करें, आंखें बंद करें, शुक्रगुजारी करें, दुआएं करें, अल्लाह ताला से बातें करें, रीडिंग कर सकती हैं। रीडिंग बुक्स जो है ये भी एक एक्सरसाइज है। नई स्किल सीख सकती
सकती हैं, ये भी एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइजेज भी जो जैसे योगा या कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है वो भी जिससे कि ब्लड फ्लो करे आपके ब्रेन में, वो भी आपके लिए फायदेमंद होती है। सोशल इंटरेक्शन होता है। तो बच्चों के लिए मेमोरी गेम्स होती हैं बड़ी जबरदस्त, पजल गेम्स होती हैं बड़ी जबरदस्त, और अब तो एप्स भी आ गई हुई हैं जो ब्रेन एक्सरसाइजेज की होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो अपने ब्रेन पर, अपने ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काम करें। जैसे कि हमने बड़ी खूबसूरत सहाबा की बात सुनी, ये सुना कि लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि हम अपना माइंड कभी भी मोल्ड कर सकते हैं ना प्लास्टिक की तरह। तो कितनी जबरदस्त हमारे पास सहाबा कराम की भी मिसाल मौजूद है, और हमने अपने ऊपर काम करना है। हमें सारे सवालों के जवाब रेडीमेड क्यों चाहिए? हमें क्यों हर बंदा चाहिए कि मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, मेरे इसका दे दे। थोड़ा सा अपने ऊपर ना एक जगह रुक जाएं, ठहर जाएं, और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, अपने आप को वक्त दें, आप खुद सीखें। ठीक है? और इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत से सवालात का जवाबात इन्हीं सेशन से खुद ब खुद मिलते जाएंगे। अब खुद ब खुद आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते जाएंगे, आपके कनेक्शंस बनते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में ये करती हूँ और अब मुझे ये करना है, और अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे अपने ऊपर काम करना है डिटर्मिनेशन के साथ। और इसी तरह अगर बच्चों पे काम नहीं हो रहा तो जैसे हमने कहा कि आप स्टार्ट करें बच्चों को कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस की तरफ, ताकि बच्चे जो है ना वो भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो सीख सकें। जी उम्मे यहिया वापस आ गई हैं। ओवर टू उम्मे यहिया। 10 से 15 मिनट जी हमें और चाहिए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकिल्लाह खैर। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर ज़ूबिया ने भी, कि जो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर हम भी इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनका फ़ायदा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम और इश्यूज़ से डील नहीं कर रहे। ज़ाहिर है कि तरबियत करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और हमें उन सब से डील करना है, लेकिन बात क्या है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने भी ये सब नहीं पढ़ा होता तो मैं भी उसी तरह ही कर रही होती पेरेंटिंग, जिस चीज़ों से हम और लोगों को मना कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पढ़ा और पढ़कर उसको अप्लाई करने की कोशिश की, जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करते चले जाएँ और देखें कि एक डायरेक्शन बनती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो आज अभी हम लास्ट बात जो हमने की थी कि अमेंडा की मामा ने उसके ऊपर क्या ट्रिक अप्लाई की, होल ब्रेन स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो है वो है कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट दरअसल क्या है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे से कनेक्ट करें। जब अमेंडा की मामा ने ये देखा कि उसकी बच्ची बहुत दुखी है, तो उसने सबसे पहले उसका हाथ थामा, उसको गले से लगाया और उसको तसल्ली दी, और फिर वो अपने बारे में बताने लगी कि ये हुआ, वो हुआ, और यूँ उसने देखा कि उसके जो वो फीलिंग्स थी, जो जज़्बात, वो अब काम डाउन होना शुरू हो गए। और अब उसने जो भी उसको बात बतानी थी उसकी मामा ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि रिजेक्शन आपका बच्चा बहुत सारे लोगों से जो है वो अ, हो सकती है उसको अपनी पूरी लाइफ टाइम में। तो अब आपको उसके हवाले से जो भी बात अपने बच्चे को बतानी है वो बताएँ, लेकिन कब बताएँ? बाद में बताएं, पहले अपने बच्चे से कनेक्ट करें। तो यहाँ पर अमांडा की मामा ने भी पहले उससे कनेक्ट किया, और इसकी बेहतरीन मिसाल ये लोग एक देते हैं, ऑथर देते हैं टीना की स्टोरी से। और टीना ने क्या किया कि टीना का जो है वो एक 7 साल का बेटा है, उसने उसको सुलाया बेड पे, और क्या करता है कि वो रात में उठ के आता है और अपनी मम्मा से क्या कहता है, अपनी मम्मा से कहता है, एकदम से ना उसके जज्बात उस पर हावी आ जाते हैं, और वो अपनी मम्मा को रात में आके कहता है कि मैं जो है ना, आप मुझे रात में लेटर नहीं लिखती, मेरे तकिए के नीचे लेटर नहीं रख के लिखती। तो उसकी माँ जो है ना एकदम से शॉक हो जाती है, और वो उसको ये बोलती है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम ये चाहते हो कि मैं लेटर जो है वो तुम्हारे लिए लिखूं। फिर वो कहता है कि अपनी माँ से ना 2-3 और शिकवे करता है कि मेरा होमवर्क इतना ज्यादा है कि मेरा पूरा फ्री टाइम होमवर्क में गुजर जाता है, और 2-3 और बातें इस तरह की करता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ऑथर क्या बात लिखते हैं, उन्होंने अब टीना की बात क्यों की अमेंडा की बात करने के बाद, ये समझाने के लिए कि वो लिखते हैं कि इस वक्त जो है ना टीना के लिए बहुत आसान था कि वो अपने बच्चे को ना कोई लॉजिक देती कि मैं तुम्हारी फिक्र करती तो हूँ, और देखो तुम्हारा होमवर्क तो तुमने खुद ही करना है, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। या वो ये करती कि अपने बच्चे को ना डांट के बोलती कि शराफत से जो है ना कमरे में चले जाओ और अभी सो जाओ, अभी सोने का टाइम है। लेकिन अब टीना ने भी जो ब्रेन के बारे में पढ़ रखा था, उसको ही वो ये समझ गई थी कि मेरा बच्चा इस वक्त टोटली अपने राइट ब्रेन से काम कर रहा है या बात कर रहा है। यहाँ पर एक जुमला लिखा है, व्हेन अ चाइल्ड इज अपसेट, जब बच्चा उदास होता है या दुखी होता है, लॉजिक ऑफन वॉन्ट वर्क अंटिल वी हैव रिस्पॉन्डेड टू द राइट ब्रेन्स इमोशनल नीड।
आपकी लॉजिक बच्चे के जहन पर असर ही नहीं करती। ज्यादातर ऐसा ही होता है, समझे 90% दफा 90 दफा 90% ऐसा ही होगा कि आपकी लॉजिक कोई काम नहीं करेगी। इसीलिए ही यही सबब बनता है बच्चों की पिटाई करने का, क्योंकि हमारे मुंह से ही जुमला निकलता है ना, सुन ही नहीं रही, मैं इसको कब से बोल रही हूँ, ये नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब बच्चा इमोशनल है, उसका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसका राइट ब्रेन इस वक्त एक्टिव है। अब क्या हुआ कि टीना की इसमें लिखा है कि ये बहुत टेम्पटिंग था कि उसकी माँ उसको डांट डपट के वो उसको भेज देती, लेकिन चूंकि टीना को राइट ब्रेन और जो है ना लेफ्ट ब्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने बेटे बेटे को अपने पास बुलाया और उसकी कमर पे हाथ फेरा, उसको सहलाया और उसको अपने गले से लगाया, और उसने फिर उसको ये बात बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और क्योंकि वो लेटर देने की बात इसीलिए ही कर रहा था क्योंकि उसको ये फील हो रहा था कि मेरी माँ जो है वो मुझे तवज्जो नहीं दे रही। और उसने देखा कि जब वो अपने बच्चे को तसल्ली दे रही है, उसका बच्चा ये कहने लगा कि आप जो है मेरे छोटे भाई को ज्यादा तवज्जो देती हैं। तो असल बात ये थी जिसको उसने जज्बाती सिचुएशन में आके अपनी माँ पे जो है ना वो इल्जाम लगा रहा था। तो ये वो माँ कहती है कि जैसे ही मैंने अपने बच्चे को गले से लगाया, तो वो मुझसे ये बातें एक्सप्रेस करने लगा, और मैं ये नोट कर रही थी कि उसकी जो जज्बाती एक्सप्रेशंस थे या उसकी जो ये फीलिंग्स थी वो अब काम डाउन होने लगी। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट विद द राइट। आपने जब बच्चा राइट ब्रेन में है ना, तो आपने उसके राइट्स, अपने राइट से कनेक्ट करना है। क्यों? आपने अपने राइट से कैसे कनेक्ट करना है? आपने भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाना है, थोड़ा सा अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर देने, बच्चे को ये फील करवाने के लिए कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। वहां पीछे अमेंडा की मामा ने भी यही किया था, उन्होंने भी अपनी टोन चेंज की है, बच्ची को सीने से लगाया कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। यहाँ पर टीना टीना जो है उसने भी यही किया, उसने कहा कि मैंने अपनी नर्चरिंग टोन ऑफ वॉइस, यानी कि मैंने अपनी वॉइस भी बदल ली, उसको ये सिर्फ फील करवाने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे, आपके लिए कितने ही, इसमें लिखा है कि माँ के लिए बात कितनी ही इलॉजिकल थी कि बच्चा ये कैसे रात के इस वक्त ये बच्चा क्या बातें कर रहा है, दिमाग खराब हो जाए इस बात से कि भाई जाओ लेट जाओ, बस सारा दिन जो है वो थक गए। लेकिन ये बातें अगर उसकी माँ उसको बोल देती ना, तो वो बच्चा बेचारा फिर अपनी वही जज्बात लेके वो सो जाता और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और उसने कहा कि बगैर किसी ड्रामेबाजी के ना 5 मिनट में ये बच्चे ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। उसकी मामा ने बाउंड्री सेट की, रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट की, यानी कि पहले उसने राइट ब्रेन को राइट ब्रेन से कनेक्ट किया, ठीक है, फिर उसको उसने रीडायरेक्ट कर दिया, क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी कि ठीक है हम जो है ना तुम्हारे होमवर्क के बारे में हम जो है वो इतने दिन रख लेंगे, हम इतना टाइम रख के मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारे साथ बैठूंगी, स्ट्रेटेजी के स्ट्रेटेजाइज करना कि मैं हम कब कब तुम्हारा होमवर्क करेंगे। फिर उसने उसको कहा कि चलो अब हम बाकी बात है जो है ना हम इसके बारे में कल प्लान करेंगे, अब तुम जाके सो जाओ। बच्चा पुरसकून होके 5 मिनट में वापस बैठ के ऊपर था और वो सो गया, खत्म। और जबकि उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर इसकी माँ इसके ऊपर चिल्लाती चीखती तो शायद ये जो है ना 5 मिनट के बजाय ये सिचुएशन कोई 10-15 मिनट की हो जाती और बच्चा शदीद परेशानी के हाल में अपने बेड पे जाता, और शायद आप तो शायद सो जाती फिर भी कि आप थकी होती, लेकिन बच्चा पता नहीं किस फीलिंग में होता और वो जो है ना उतनी जल्दी वो इससे बाहर नहीं आता, बेचारा रोता या वॉट एवर। तो इसको हम कहते हैं फील फेल्ट, कि बच्चा क्या महसूस करे। ये मुझे याद है कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मेरा बच्चा जो है ना उस वक्त याहिया जो है वो यही उस वक्त बिल्कुल 2 साल का हुआ था, और वो बहुत ज्यादा जो है ना यही टेरेबल टूज वाली सिचुएशन में था, हर चीज पे फ्रस्ट्रेटेड होना। तो मैं उसको ना फिर मैंने बिठा के पूछना शुरू किया, आया क्या आप उदास हो, आपको क्या हुआ है, क्या आप गुस्से में हो? अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 साल का है, लेकिन यह है कि वो जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि अगर उसको कोई उदासी हो या वो कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो मुझे बोल के एक्सप्रेस कर देता है, मामा याहिया बहुत सैड है, याहिया उदास है, याहिया जो है ना याहिया एंग्री है। उसको अब जो है ना उसको एक्सप्रेस करना आता है। क्यों? जब बच्चों को ये महसूस होना स्टार्ट हो जाता है ना कि मेरी माँ मुझे समझ रही है और वो मेरे इमोशंस को समझ के मुझे जज, इसमें लिखा है नॉन जजमेंटल, आपने ऐसा उसको एक्सप्रेस करना है कि आप ये नहीं शो करें कि मैं तुम्हारे बारे में जजमेंटल हो रही हूँ। और ये तो बड़े बड़े मेंटोर्स और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, अगर आप एक टीनेजर बच्चे के भी पेरेंट है ना, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे को ये फील ना हो कि मेरी माँ मुझे जज करिए। यहाँ पर मैं फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम
से कोई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती थी, वो आके उनके सामने उसका इकरार कर लेते थे, क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि अल्लाह के रसूल उन्हें जज नहीं करेंगे बल्कि उनका तज़किया करेंगे। तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा रोल मॉडल हूँ कि मेरा बच्चा कोई गलती करे तो वो मेरे पास आके मुझे एक्सप्रेस कर सके? अगर वो नहीं कर पाता और अगर हम इसके ऑपोज़िट बिहेव करेंगे तो वो नहीं करेगा। क्यों? इसकी वजह यही है क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता कि आप उसको जो है वो डाँट-टपट करें, तो वो बस फिर यही हल होगा कि वो बच्चा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस कर लेगा और उसको जज़्बात का इज़हार करना नहीं आएगा और ये फिर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। बहुत-बहुत नुकसानात हैं इस चीज़ के। तो इसलिए हमें आज की टिप क्या मिली कि जब बच्चा इमोशनल है, अपना आप फ़ौरन आज आपने अपने बच्चे को डिटेक्ट कर लेना है, इस वक़्त ये राइट ब्रेन में काम ले रहा है या लेफ्ट ब्रेन से। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, राइट मोड में ही रहते हैं। तो आपने उससे कनेक्ट करना है और फिर रीडायरेक्ट करना है। अब इसमें वही बात है कि अगर माँ खुद ही राइट ब्रेन में चली जाएगी और माँ खुद केओटिक हो जाएगी, तो फिर आप मुझे ये बताएँ कि आपके बच्चे को रीडायरेक्ट कौन करेगा? कौन उसको समझाएगा? कौन उसके लिए रोल मॉडल बनेगा? इसके एंड में जो है वो ऑथर ये लिखते हैं कि रूल्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर आरंट थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से में अपनी बहन को थप्पड़ मार दिया है, पहले तो मैं ये कहूँगी अगर आपके बच्चे ने गुस्से में अपनी बहन को थप्पड़ मारा है, तो पहले तो आप अपना रद्द-ए-अमल हम पहले ये देखें कि क्या मैं तो नहीं थप्पड़ मारती? क्या मैं तो नहीं बच्चों की पिटाई करती? अगर आप करती हैं, तो पहले आप अपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ये प्रैक्टिस करें कि मैं आज से अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाऊँगी। और फिर आपने अपने बच्चों के लिए रूल सेट करना है कि देखो मारना अलाउ नहीं। मारे बच्चा आप उसको जो है ना प्यार से इधर हाथ उसका पकड़ें और उसको ना एक कॉर्नर पे लेके जाएँ और उसको बोलें कि देखो मारना अलाउ नहीं है, अगर तुम मारोगे ना तो तुम्हें यहाँ 10 मिनट खड़े होना पड़ेगा और तुम सोचोगे तुमने क्या गलती की है और तुम मुझसे आके जब मुझे बताओगे ना कि तुमने क्या गलती की है, तो फिर मैं तुम्हें अब खेलने दूँगी। ये एक बाउंड्री है। लेकिन अगर स्टॉप डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, रिमूव योर किड फ्रॉम द सिचुएशन बिफोर यू बिगिन। आपको हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा अब आपका बच्चा अगर इस वक़्त लेफ्ट ब्रेन में नहीं है तो आप उसको करने दो जो वो कर रहा है, नहीं। लेकिन आप उसकी पिटाई भी मत कीजिए। आप उसको पब्लिक में शेम भी नहीं कीजिए। हम क्या करते हैं, हम एक पब्लिक प्रेशर में भी आ गए हैं। देखो इसने बदतमीज़ी की, इसकी माँ ने तो उसको कुछ बोला ही नहीं। हम उस वक़्त पब्लिक प्रेशर में आके कि लोग क्या सोचेंगे, वही बात है कि लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं। इस वक़्त मुझे अपने बच्चे की इमोशनल स्टेट की फ़िक्र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या हो अगर पब्लिक में आपके बच्चे ने कोई गलती की ना, उसको उसी वक़्त इस सिचुएशन से रिमूव कर दें, किसी कोने में कमरे में ले जाएँ, प्यार से बैठें, उससे बात करें कि देखो आपने ये गलती की है, आपको नहीं मारना चाहिए था। आपने ये महसूस किया, आप उसको एक्सप्रेस करवा दें कि तुम इस वक़्त क्या महसूस कर रहे थे, उसको समझा दें, लेकिन इसमें मारना हल नहीं है, आप बोल के बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप मामा को आके बताओ। ठीक है? लेकिन आपने इस तरह मारना नहीं है, बस खत्म। आपका बच्चा समझ गया, 2, 3, 4, 5 बार आप इस तरह करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बच्चा जो है वो जैसे ही उसको ये महसूस हो जाएगा ना एक बार कि मेरी माँ मुझे समझ रही है। और इसका ऑपोज़िट होता है, जब बच्चे को ये महसूस हो जाए ना कि माँ मुझे नहीं समझ रही, तो वो उल्टा और चीखना-चिल्लाना स्टार्ट करता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अपनी बात का इख्तिताम जो है वो मैं इस बात से करूँगी 44 हो गए। इफ योर किड्स आरंट ओल्ड इनफ टू स्पीक, अगर आपका बच्चा अभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि वो बातचीत कर सकता है, दे आरंट ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हिटिंग देम। जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं समझ सकता, तो वो ये कैसे समझेगा कि आप उसको मार क्यों रही हैं? कितनी कॉमन सेंस की बात है। बात तो समझ नहीं रहा, आपकी मार समझ जाएगा। वो मार समझता नहीं है, वो टॉर्चर होता है। एंड इफ दे आर ओल्ड इनफ टू स्पीक, अगर वो इतना बड़ा है कि वो बोल सकता है, देन दे आर ओल्ड इनफ फॉर यू टू रीज़न एंड टॉक टू देम, तो वो आपके लिए उतना ही बड़ा है कि आप उनसे बातचीत करें, आप उनको रीज़न दें। आखिरी मसला यही है कि हम जब अपने बच्चों को, हमारे बच्चे 4 साल से बड़ा बच्चा जो है, जब आपका बच्चा व्हाय का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे ना, मामा ऐसा क्यों है? अब आप समझ लें यहाँ से बच्चे का लेफ्ट ब्रेन से अब वो काम लेना स्टार्ट कर दिया है उसने। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को रीज़न्स नहीं देते। हम कहते हैं मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा है। अ, हम उसको फ़ौरन ये समझते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा है ना, तुम ये छोड़ दो। ये बात अच्छी है कि उसको अपनी वालिदैन की फ़र्माबरदारी करें, लेकिन उसको रीज़न थोड़ा-सा दे दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पता है क्या कहा था? या बुनैया ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिका, ए मेरे बेटे, अपने ख्वाब को अपने भाइयों को बयान नहीं करना, फ़यकीदू लका कैदा, वो तुम्हारे लिए एक चाल चलेंगे। इन्न शैताना, बेशक शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है।
उन्होंने अपने बेटे को ख्वाब को ना बयान करने का रीजन भी बताया कि तुम क्यों अपने भाइयों को अपना ख्वाब नहीं बताना, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है और ऐसा ना हो कि कहीं वो चाल चलने लगे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सब बहुत छोटे थे, लेकिन वो उनको रीजन दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को रीजन नहीं दे रहे, रीजंस नहीं देते, हम उनको एक्सप्लेन नहीं करते कि हम क्यों कह रहे हैं। इसी तरह फिर हम बड़े हो जाते हैं और हम एडल्ट से भी यही जो है ना वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतने बड़े आदमी को, हम बेटा है और उसको जो हम कह रहे हैं ना वो करे। नहीं कर सकते भाई, एक बड़ा एडल्ट है, उसको रीजन चाहिए कि वो कोई काम क्यों करे। ठीक है ना। तो आई होप कि आज का सेशन हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और हमने जो सीखा है हम उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे और आपके वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अगर हम इन चीज़ों पे अमल ना करें तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन पेरेंट बना दे और हमसे हमारी कोशिशों को कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे यहिया, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आपका जो है वो बयान करने का तरीका, बताने का तरीका बहुत आसान है, समझ में आने वाला है। और ऑथर ने भी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से छोटी-छोटी कहानियों के ज़रिए से, मिसालों के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है, जो हमारे लिए बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह उम्मे यहिया अगले 2 सैटरडेज़ को भी आपके ही सेशन होंगे। टाइम सब पार्टिसिपेंट्स नोट कर लें, 12:30 से 1:30 बजे तक अगले 2 सेशंस होंगे इसी किताब पर। आप में से कोई भी अगर कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ चुका है और उसने उसकी ज़िंदगी में, पर्सनल डेवलपमेंट में या तरबियत में कोई बहुत ही ज़बरदस्त असर छोड़ा है, तो मुझे इन पर्सन कॉन्टैक्ट कीजिए। हम उम्मे यहिया के सेशंस के बाद आपके सेशंस रखेंगे इंशाल्लाह। सैटरडे को होगा सारा, नेक्स्ट सैटरडे और फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह ताला। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे चैनल डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन पर वर्चुअल बुक कैफे के प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।